मॉर्निंग आप देखें सचिंग यूट्यूब चैनल है। बहुत ही अहम टॉपिक से बात करें, सोचे चलते हैं सीधा नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आज नेक्स्ट टॉपिक में जो टॉपिक बहुत ही अहम है, हम आज जो डिस्कस करेंगे वो कहेंगे कल भावपुर में होने वाला जलसा पीडीएम का, यानी कि रैली गाली छोटी सी रैली थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कैसी रही और उसमें क्या क्या तकरीरें हैं, मुनाफा ने क्या कहा, मरीना ने क्या कहा और इनके बयान का तसलसल किया है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि आज जो मुलाकात हुई है मोहम्मद दुरानी साहब की, चौधरी निसार साहब के साथ, वो भी बहुत अहम है। और उसमें हम देखेंगे कि ये जो ट्रैक टू डायलॉग हैं ये आगे किस वक्त जा रहे हैं और इनका एंड क्या होगा या फिर इनका अंजाम क्या होगा ट्रैक टू डायलॉग का, ये भी देखेंगे हम। और फिर हम ये भी देखेंगे कि जो शहबाज शरीफ की आज पेशी थी नैब में, तो अकाउंटेबल कोर्ट में, तो वहाँ पे ख्वाजा अहमद हसन साहब और ख्वाजा सादिफी की जो तलकलामी हुई उसको भी डिस्कशन करके उनमें क्या ऐसी क्या गर्मा गर्मी होगी, किस बात पर हुई और शहबाज शरीफ ने फिर क्या बातें कहीं उनको, तो ये भी हम देखेंगे। और जो इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं वो बहुत ही अहम है, उसमें हम देखेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो अब बहुत ही फाइनल मोड में दाखिल हो चुके हुए हैं। वो कहते हैं उन्होंने अपनी आवाम को, अपने जो सपोर्टरों को कह दिया कि वो 6 जनवरी को, लेकिन 6 जनवरी से पहले जो है वो वाइट हाउस पहुँचे, वाशिंगटन डीसी पहुँचे और वहाँ पर जमा हों और वहाँ पे एक मेगा रैली का इनेकाद भी किया जा सकता है ट्रंप की तरफ से। और ट्रंप जो है कोई दूसरा बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि 6 जनवरी को जो है वो माइक पेंस साहब जो हैं वो फिर वो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स की बात तस्दीक करेंगे जी कि आया जो बाइडेन साहब जो हैं वो अमेरिका के नेक्स्ट सदर होंगे या फिर कोई और चीज़ में डिफरेंस भी हो सकता है इस चीज़ में, तो ये भी हम देखेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि चाइना जो है उस वजह से अपनी उसकी कारकर्दगी किया है और चाइना जो है उसको किस तरह से माशाल्लाह से एडवांस कर रहा है, तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। और अमेरिका और इसराइल जो है वो क्यों चाइना की इस तरीके से खौफजदा हैं, परेशान हैं और वो क्या ऐसे इकदाम करने वाले हैं इसमें फ्यूचर में, बल्कि 20 जनवरी से पहले भी कर सकती हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि जो ईरान और इसराइल और यूएई के जो ताल्लुकात हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं और उसमें अब नया मोड़ एक तरह से ट्विस्ट आने वाला है, बल्कि आ चुका है। तो उसमें बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है, तो उसमें फिर नजर आएंगे क्या हुई है। तो उसमें चलते हैं सीधा नेशनल पे, तो वो कुछ कि कल जो है पीडीएम का एक जलसा, छोटा जलसी कह लें उसको, मुनाकिद हुई बहावलपुर में। तो वहाँ पे मरीन नवाज और दीगर रहनुमा जो थे पीडीएम के, मुन्ना फजुमान और दूसरे दीगर रहनुमा जो शामिल थे वो भी इस जलसे में शरीक हुआ, जिसमें यूसुफ गलानी साहब भी शामिल थे। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसमें शिरकत नहीं की उन्होंने। और क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है कुछ अलग सोच रहे हैं और उनका माइंड कुछ अलग चल रहा है और ज़रदारी का माइंड कुछ अलग चल रहा है, वो क्या वो कोई डिफरेंट राह अख्तियार करने लगे हैं पीडीएम से, तो ये भी हम देखेंगे। तो कल पीडीएम का जलसा वो जो रैली जो थी वो शुरू हुई, तो उसमें बहुत ही कम तादाद थी लोगों की, मैक्सिमम जो तादाद कहा जा रहा है कि वो शायद 5,000 थी, ज़्यादा अफराद जो थे वो नहीं थे। और मेरी नौज थी वो सिर्फ रात के इंतजार की देखा रात हो तो मैं फिर इससे ख़ताब करूँ ताकि आवाम को पता, ताकि लोगों को पता चल सके कि आवाम की कितनी तादाद है वो जैसे मौजूद है। तो हुआ कुछ कि मेरी तकरीरें की वही घिसी पिटी रवायती तकरीरें जो थी वो जो राशन मुखालिफ इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ और दी वो तकरीरें इसमें की गई और उसी इदारों को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया और उनको कहा गया इस तरह अपना इसलिए मौलाना फजल ने भी वही तरह अपना वही पुराना जहाना मोड़ जो था वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ था वो जारी रखा, जिसमें उन्होंने फिर एक दफ़ा इदारों को टारगेट किया उन्होंने और इदारों को धमकियाँ दी और ये कहा कि इदारे जो है वो इमरान खान की हुकूमत अगर सपोर्ट करें तो वो पीछे हट जाएँ और ये कर लें फलां कर लें फलां उन्होंने भी पता की। तो इस तरह की बचकाना बातें और इस तरह की मतलब किस्म बयान जो थे उनको सुन के हंसी नहीं आएगी तो आपको क्या आएगा। तो लेकिन फिर भी पीडीएम जो है वो अपनी से कोशिश करी अपने को ज़िंदा रखने के लिए, लेकिन अब जो कहते हैं कि पीडीएम के घोड़े के अंदर से जो है वो अब उतनी जान और सकत नहीं रही कि वो अब इसको मज़ीद भाग सके या इसको इनका मज़ीद जो है वो बोझ उठा सके। तो इसमें जब फिर जैसा ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट के जो तर्जमान थे, वफाकी हुकूमत के तर्जमान से उन्होंने फिर शदीद इनक़ाद का निशाना बनाया मौलाना फजल रहमान को, मरीन नवाज़ को। और फिर मौलाना फजल रहमान को इसलिए क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने बच्चे यूज़ किए थे इस जलसे में, बच्चों को भर के बसों में वैगनों में भर के उनको जलसागाह में लाया गया था और भूखे प्यासे बच्चे थे जिनमें से चंद तलबा की जो हालत थी वो गैर भी हो गई थी। इतनी शदीद सर्दी में ज़ाहिर हो गए, ना गर्म कपड़े ना खाना पीना और दूसरी जो चीज़ें थी वो इतनी शदीद सर्दी में जो बच्चे थे, बच्चों को जब जलसेगाह में लाया गया तो उनकी हालत गैर ही होनी थी। लेकिन मौलाना फजल रहमान को सिर्फ अपने जलसे से गैस थी और ज़ाहिर बात है कि आवाम की तबीयत या आवाम की हालत या आवाम की खिदमत या आवाम का कोई ख्याल उनके जहन में अगर आता तो वो उन बच्चों को ना लेके आते। तो इसी तरह अब चलेंगे फिर
क्या कहते हैं मोहम्मद दुरानी साहब की मीटिंग के ऊपर तो हुआ कुछ नहीं। मोहम्मद दुरानी साहब जो है वो पीडीएम के ट्रैक 2 जो है वो डायलॉग जो है वो कंटिन्यू किए हुए हैं। और इस सिलसिले में आज जो है उन्होंने एक बहुत ही अहम मुलाकात की है चौधरी निसार साहब से। और चौधरी निसार से मुलाकात में उन्होंने काफ़ी अहम अमूर पर जो थी वो बातचीत की और वहाँ पर अपने ख्याल का इजहार किया। और वहाँ पर सबसे अहम चीज़ जो थी वो ये था कि ट्रैक 2 डायलॉग को अब आगे किस तरह से बढ़ाया जाए और उसमें कैसे कैसे इन तमाम पार्टीज़ को, तमाम हलकों को जो है स्टेक होल्डर्स को जो है वो आगे रजामंद किया जाए बातचीत के ऊपर। और फिर इनको कैसे मुज़ाकरे की टेबल पे जो है वो लाया जाए। तो इस वाले से मोहम्मद दुरानी साहब जो थे उन्होंने फिर चौधरी साहब से रब्ता किया, उनकी खदमात को तलब किया कि आपकी खदमात दरकार हैं इस मुज़ाकरत को आगे बढ़ाने के लिए और पीडीएम के रहनुमाओं को मुज़ाकरे की टेबल पर लाने के लिए। तो चौधरी साहब जो हैं वो भी मेरे ख्याल से इसमें रजामंद नज़र आ रही हैं और वो भी अब दोबारा से सियासत में एंट्री मारने के चक्कर में हैं। तो जहाँ तक बात रही कि चौधरी साहब जो हैं वो क्या बाकी उनकी हेल्प करेंगे मोहम्मद दुरानी साहब जो हैं वो क्या आगे बाकी ट्रैक 2 डायलॉग जो है बाकी इस महल में पहुँच गए हैं कि अब उनकी जो ज़रूरत जो है वो ज़्यादा अहमियत उनकी बढ़ गई है। तो मोहम्मद दुरानी साहब जो हैं वो बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अपना पर्सनल एनालिसिस है, बहुत ज़्यादा गलत हो, मुझे लगता है कि मोहम्मद दुरानी साहब जो हैं वो मौलाना फजल रहमान की बी टीम का हिस्सा हैं और उन्हीं के बयानी को वो मेरे ख्याल से आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन मुज़ाकरत करने में हर्ज कोई नहीं है, मुज़ाकरत होने चाहिए, सियासत में मुज़ाकरत कभी भी खारिज इम्कान नहीं होते और कभी भी जो है मुज़ाकरत जो है वो उनका रास्ता जो है बंद नहीं किया जाता, उनका दरवाज़ा जो है बंद नहीं किया जाता और उनको कभी भी इन चीज़ों से है जो है मुज़ाकरत से कभी भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि मुज़ाकरत ही वाहिद हल होते हैं किसी भी मसले को हल करने के लिए और किसी भी मसले का प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो ढूंढने के लिए। तो इस वाले से अगर हम देखें कि लेकिन जहाँ तक बात रही, जबकि सबको पता है कि पीडीएम के मुतालबात क्या है, पीडीएम किस वजह से एहतजाज कर रही है और पीडीएम का फाइनल एजेंडा क्या है, उनका मोटिव क्या है, वो किस लिए जो है वो ये जलसे जुलूस और रैलियाँ जो है वो कर रही है। तो लेकिन इस सब के बावजूद जो है वो एक उम्मीद की शम्मा जो है वो अभी भी रोशन है कि शायद जो है वो मुज़ाकरत के जो है उस मामले को हल किया जाए। लेकिन पीडीएम जो है उनका जब तक बेसिक मुतालबा जो है वो एनआरओ है, अगर उनका एनआरओ का मुतालबा जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये चीज़ें जो हैं जूं की तू रहेंगी। तो बेशक आप ट्रैक 2 डायलॉग कर लें, बेशक आप ट्रैक 3 डायलॉग कर लें, ट्रैक 4, ट्रैक 5 या ट्रैक 10 डायलॉग भी कर लें, तो मामला जो है वो जूं के तू ही रहेंगे। तो इस सिलसिले में देखा अगर जाए तो अगर हम इसको एक और एंगल से देखें तो उसमें ये समझ नज़र आता है कि अगर हम इसको ट्रैक 2 को देखें तो उसमें ये है कि हो सकता है कि ये ट्रैक 2 डायलॉग जो है वो एक क्या कहते हैं कि एक जो केयर टेकर गवर्नमेंट या कि गवर्नमेंट के लिए भी हो सकते हैं, जिसमें कहा जाता होगा कि केयर टेकर जिस इंतखाब से पहले केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो आती है और फिर वो आके चार्ज लेती है और फिर उसके बाद जो है वो नए इलेक्शन जो है उनका इनेकाद जो है वो अमल में लाया जाता है। तो हो सकता है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए जो है मोहम्मद दुरानी साहब जो है वो शायद कोशिशें कर रहे हों और तो शायद वो जो है इन्हीं चीज़ों के मामले को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए अपने जो है वो जद्दोजहद जो कर रहे हों, ताकि इन तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बैठाया जाए और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट को लाया जाए। फिर उसके बाद जो है एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन दोबारा से जो है वो मुनक़िद की जाए। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये केयर टेकर जो अभी नहीं बनेगा, हो सकता है कि ये टेकर जो अपने टाइम बनेगा, सही बात है 2 साल बाद बनेगा और उसके बाद ही इलेक्शन जो है वो मुनक़िद होंगे। तो इस वजह से अभी जो है पहले पीपल्स पार्टी जो है वो इस वजह से टोटली फोकस्ड है और वो चाहती है कि सबसे पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स हों, सबसे पहले तमाम जो अहम जो चीज़ें हैं वो पहले मुकम्मल हों, सेनेट इलेक्शंस हों, फिर जितने भी ज़मीनी इंतखाबात वाली सीटें आती हैं उनमें इलेक्शन हो और फिर उसके बाद भी प्रॉपर एक पूरा जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है उसको पहले इम्प्लीमेंट किया जाए, उसमें प्रॉपर रिफॉर्म्स लाए जाएँ हर इदारे में और हर जगह पे और फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ जो है वो जाया जाए। तो पीपल्स पार्टी वाले से अपने मौक़िफ़ वाज़ेह दे चुकी हुई है, उसमें उन्होंने कह दिया हुआ है कि भाई जिसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स या जो भी रिफॉर्म जितने भी जिन इदारे में रिफॉर्म्स की होते पहले वो किए जाए, चाहे इसमें 1 साल लगे, चाहे इसमें 2 साल लगे, चाहे इसमें 1 महीना लगे। तो पहले ही रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसके बाद इलेक्शन के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो फिर पीपल्स पार्टी ने ज़ाहिर बात है इस तरीके से पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ा का ऑप्शन भी रूल आउट कर दिया है कि इस्तीफ़े भी आप नहीं देंगे हम किसी वक्त भी, क्योंकि पीपल्स पार्टी चाहती है कि हम सिस्टम में रहते हुए जो है वो सिस्टम में रिफॉर्म्स लेके आएँ और सिस्टम को आगे लेके चलें। तो अब लेकिन जहाँ तक मुस्लिम नून की बात रही है और जहाँ तक मौलाना फजल रहमान की बात रही है, तो वो चूँकि इस सिस्टम में उस तरह से इन है ही नहीं, तो फिर वो चाहते हैं कि बकिया भी इस सिस्टम से आउट हो जाएँ। तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी की तरह से इस सिस्टम से बाहर निकाला जाए और उसको भी सड़कों पर लाया जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी अपने
सोने की चिड़िया जो है सिंध गवर्नमेंट की जो कुर्बानी जो नहीं देगी और कभी भी जो है वो इन असम्बलियों से बाहर नहीं आएगी, क्योंकि वो चाहती है कि पार्लियामेंट ही जो है वो वाहिद रास्ता है किसी भी मामले को हल करने के लिए, और तमाम मामला जो है वो पार्लियामेंट में ही हल होने चाहिए, ये पीपल्स पार्टी का ख्याल है। तो लेकिन पीडीएम जो है वो इसमें टोटली डिसएग्री करती हैं। वो चाहती हैं कि मामला जो है वो हम अपने तरीके से हल करवाएं। तो मोहम्मद रुदानी साहब जो हैं वो अपनी से कोशिश कर रहे हैं, अगर उनको अपनी उनकी कोशिशों में कामयाब करें, अगर वाकई में वो कोई सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, कोई हल उसका ढूंढ लेते हैं, तो अच्छी बात क्या होगी। लेकिन जहाँ तक बात रही एनआर होगी, तो एनआर जो है वो सियासी जमात में किसी को नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब ने क्लियर कट कर दिया हुआ है, और कोई भी किसी किस्म का कोई भी एनआर जो है वो किसी भी सियासी जमात को या किसी भी फ़र्द को जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये पीएम इमरान खान साहब का क्लियर कट स्टांस है। तो बाकिया आप जिस मर्जी मौजूद पर बातचीत करें, वो आपका हक है मुज़ाकरत करना और उनको मामला को हैंडल करना, मामला को सुलझाना और मामला को उसको प्रॉपर चैनल के ज़रिए हल करना। तो अब हम चलेंगे इंटरनेशनल ऑफिस हमारे पास बहुत ही अहम ख्वाजा अहमद हसन की स्टोरी के बीच में ही रहेगी। हुआ कुछ यूँ कि ख्वाजा शहबाज शरीफ की पेशी थी आज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। तो उसमें हुआ कुछ यूँ कि ख्वाजा साद रफ़ीक जो थे पहले से ही मौजूद थे और ख्वाजा अहमद साहब से पहले से मौजूद थे, मुस्लिम दोनों रहनुमा जो हैं। तो उसमें हुआ कुछ यूँ जब शहबाज शरीफ साहब से जो अकाउंटेबल कोर्ट में एंटर हुए, तो उस वक्त ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो थे उन्होंने फिर ब्रीफिंग देना शुरू की शहबाज शरीफ साहब को। ये कहते हैं कि ये लाहौर जलसे के वाले से उन्होंने कहा कि इस तरह चीज़ें हैं, ये है वो फलां। तो उसमें फिर ख्वाजा अहमद हसन साहब जो थे उन्होंने फिर उनकी बात को टोका और फिर शहबाज शरीफ साहब को बताया कि आपको मेरे बारे में जितनी भी गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हैं वो ख्वाजा साद रफ़ीक ने दी हैं, और वो तमाम इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में जितनी भी दी वो गलत हैं। और शहबाज शरीफ साहब की और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की और ख्वाजा अहमद हसन साहब की उस वहाँ पर शदीद तलखलामी हुई और झड़प भी हुई। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई कमरा अदालत में ख्वाजा अहमद हसन और ख्वाजा साद रफ़ीक के दरमियान। तो फिर उसमें फिर ख्वाजा अहमद हसन ने फिर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को जिस था वो शटअप भी कहा। तो उसके बाद जब मामला इंतहाई गर्म हो गया, तो फिर वो शहबाज शरीफ बीच में आए, उन्होंने फिर आके उनको मामले को दोनों को चुप करवाया, उनका कि खामोश हो जाए और इस मामले में मज़ीद बातचीत ना करें। तो बाकी क्या कहते हैं हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन इंटरनेशनल परफॉर्मेंस बहुत ही अहम टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या अहम ऐलान किया है और उसमें क्या है अहम अनाउंसमेंट की है, उन्होंने क्या अपील की है अपनी आवाम से। तो उसमें कुछ यूँ है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो अपनी आवाम को अमेरिकी कौम को जो है पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि जो मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरे वोटर्स हैं, वो लाजमी तौर पे जो है वो 6 जनवरी को जो है वो वाइट हाउस पहुँचे, वाशिंगटन डीसी पहुँचे और वहाँ पे मेरा इंतज़ार करें। तो वहाँ पे जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनको आने की दावत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पे वहाँ पे लोग जो है वो जमा होंगे और एक मेगा रैली का इनेकाद भी किया जाता है और डोनाल्ड साहब वहाँ पे खिताब भी कर सकते हैं उस रैली से, और बहुत ही अहम अनाउंसमेंट उस जलसे में हो सकती हैं। और क्योंकि 6 जनवरी को जो है वो माइक पेंस जो है वो इजलास करेंगे और वहाँ पे जो है इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोट्स हैं उनकी काउंटिंग होगी और फिर उसके बाद जो है माइक पेंस साहब जो है वो अपनी मोहर जो है वो सब्त कर देंगे, यानी कि ऐलान कर देंगे कि जो बाइडेन साहब जो है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। तो ये फाइनल स्टेज होगी अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन की। तो उसके बाद जो है फिर जो बाइडेन साहब जो है वो खाली से फल उठाएंगे। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि जो इलेक्टोरल वोट्स हैं उसमें अगर ज़्यादा वोट्स आ जाते हैं, खिलाफ आ जाते हैं बाइडेन साहब के खिलाफ, तो मामले कुछ हो भी हो सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड साहब ने अपने वोटर सपोर्टर्स को कह दिया कि वो जमा हों वाइट हाउस के बाहर 6 जनवरी से पहले यानी कि 6 जनवरी तक जो है वो जमा हो जाए। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे एक मेगा रैली का इनेकाद भी किया जाएगा, वहाँ पे उनसे खिताब भी कर सकते हैं। तो डोनाल्ड साहब कुछ भी बड़ा कर सकते हैं, कुछ भी एक्सपेक्टेड है उनसे, क्या वो कर सकते हैं तो ये आने वाले वक्त पर चलेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि इन्हीं दौर में जो है वो जो है अब चाइना जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, माशाल्लाह से बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और ना से वो अपने उसने तरक्की के पंजे जो है वो ज़मीन पे गाड़े में, क्या वो सियारों पे भी अपने पंजे जो है वो गाड़ा है। वहाँ पे पहले उसने चांद पे अपना कामयाब मिशन भेजा था, वहाँ से कामयाब तरीके से सैंपल जो है चांद की ज़मीन के वो ज़मीन पे लेके आया। अब उसने अपना मिशन जो है वो मरीख पे जो है, मरीख में भी उसका जो जहाज़ है या उसका जो रॉकेट है वो भी अगले महीने जो है वो लैंड कर जाएगा मरीख के ऊपर भी, और वहाँ पर भी उसकी मिट्टी के जो है तजियाती नमूने जो हैं वो सैंपल जो है कलेक्ट करेगा मरीख की ज़मीन के, उसको भी ज़मीन पे वापस लेके आया जाएगा। तो ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं चाइना की तरफ से, और चाइना जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो
इन सियारों पर तहकीक को आगे बढ़ाया है, जिस तहकीक पे नासा ने और अमेरिका ने 40 से 50 साल ज़ाया कर दिए। वहाँ पे अपने मरीख पे और चाँद पे अपने इतने मिशन भेजे, लेकिन कभी भी वहाँ पे कोई सॉलिड चीज़ थी, कोई सॉलिड किस्म की एविडेंस या सॉलिड किस्म का जो डाटा था वो कलेक्ट नहीं कर सके नासा वाले। लेकिन चाइना जो है वो अब प्रॉपर रिसर्च कर रहा है, प्रॉपर तरीके से डाटा कलेक्शन कर रहा है और सैंपल्स इस बात को यकीनी बनाया कि सैंपल जो है वो ज़मीन पर वापस आने चाहिए और यहाँ पर उनके नमूनों का जो है मुकम्मल तौर पर उसका जायज़ा लेना चाहिए। और इसी तरह सैंपल जो बड़ी तेज़ी से कलेक्ट हो रहे हैं, उस पर रिसर्च जो बड़ी तेज़ी से जारी है चाइना की। और अब बहुत जल्द जो है दूसरे सियारों पे भी जो है वो आपको बड़ी तेज़ी के साथ जो है अमेरिका और चाइना की जंग नज़र आएगी। और बेसिकली अमेरिका जो है वो पैसा चाइना से पहले वहाँ पे तहकीक कर रहा था इन सियारों के ऊपर। वहाँ पे इस चीज़ का तयन कर रहा था कि मरीख पे और चाँद पे और दूसरे सियारों पे कौन कौन सी मादनियात और कौन कौन से मिनरल जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं और उनको किस तरह से ज़मीन पे वापस लाया जा सकता है। तो इस चीज़ पे अमेरिका जो था वो तहकीक कर रहा था, लेकिन चाइना ने भी अब बहुत तेज़ी से तहकीक किया, तहकीक अब बड़ी तेज़ी से अपने स्पेस मिशन को उसने आगे बढ़ाया है। वहाँ पर अब उसकी जो तहकीकात हैं, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के मिशन जो हैं बड़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं। और चाइना जो कामयाबी के साथ जो है डाटा और जो सैंपल्स जो हैं वो ज़मीन में वापस ला रहा है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी चाइना की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि चाइना की रिसर्च जो वो ओपन होगी पूरी दुनिया के लिए। अमेरिका की तरह उसमें डाटा हाइड नहीं किया जाएगा, डाटा छुपाया नहीं जाएगा और किसी तरह से इन चीज़ों को क्लासीफाइड नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस चीज़ को ओपन रखा जाएगा। तो चाइना जो है वो वाकई तारीफ़ का मुस्तहिक है और चाइना जो है वाकई बड़ी तेज़ी से जो है वो तरक्की की मंजिलें जो है तय कर रहा है। तो इसी तरह हम नज़र रहेंगे यूएई और ईरान के ताल्लुकात के ऊपर। तो उसमें वो कुछ है कि जब से इसराइल ने पंजे गाड़े हैं ईरान यूएई के अंदर, तो उसमें हुआ कुछ है कि यूएई ने अभी पिछले दिनों जो है वो 3 ईरानी सिटीजन्स को जो है वो अरेस्ट किया है और उनके ऊपर उन्होंने चार्जेस ये लगाए हैं कि ये कोई बड़ा जो है वो प्लान करने वाले थे यूएई के अंदर। तो उसमें बेसिकली ये न्यूज़ जो है वो इसराइली मीडिया जो है वो क्लेम कर रहा है। उसमें इसराइली मीडिया के मुताबिक जो है यूएई ने 3 बंदे अरेस्ट किए हैं ईरान के, और उनको इसराइली मीडिया के मुताबिक जो है वो कहते हैं कि ये ईरान के बंदे जो थे ये यूएई में जो थे बड़ी कार्रवाई जो थे वो करने वाले थे। तो इसराइली मीडिया के मुताबिक जो है वो कहते हैं कि ये बंदे जो हैं पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए और यूएई को बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। तो आप ये देख लें कि इनका कनेक्शन देख लें कि जहाँ इसराइल अपना कदम रखता है उस मुल्क का अमन सुकून बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है, और फिर उस मुल्क की तरक्की, उस मुल्क की तबाही जो है वो फिर सबके सामने होती है। तो आप ये देख लें कि अब ये न्यूज़ जो है वो इसराइल का मीडिया क्यों दे रहा है, ये न्यूज़ जो है बकिया न्यूज़ चैनल क्यों नहीं दे रहा, बीबीसी क्यों नहीं दे रहा है, या यूएई CNN क्यों नहीं दे रहा, अल जज़ीरा क्यों नहीं दे रहा। ये स्पेसिफिक न्यूज़ जो हैं वो कंट्रोल्ड तरीके से जो है वो यूएई में फैलाई जा रही हैं कि जी देखें जी ये आपका दुश्मन है, ये आपका दोस्त है, ये सारा कुछ है। तो एक तरह से नई पॉलिसी डायरेक्शन जो है वो दी जा रही है, डिक्टेरियल पॉलिसी जो है वो दी जा रही है इसराइल की तरफ से यूएई को, और यूएई पे अपने फैसले जो मुसलत करवाए जाएँ। तो अब इनका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही भयानक हो सकता है अगर इसराइल इस तरह अपने जो फैसले जो है वो थोपता रहा या अपनी तरफ से अपने इम्पोज करता रहा यूएई के ऊपर। तो यूएई को चाहिए कि थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करे और मामले को ख़ुद तहकीक करे और ख़ुद देखे कि आया वाकई इसमें ये चीज़ें तो हैं, क्या वो किसी की साजिश का शिकार तो नहीं हो रहा यूएई जो है, और क्या कोई दूसरा मुल्क यानी कि मिसाल के तौर पर इसराइल को कह लेते हैं, तो क्या इसराइल जो है वो यूएई को सोचा है कि क्या इसराइल जो है उसको यूज़ तो नहीं कर रहा किसी नई जंग के लिए, किसी नए महाज के लिए, और इसको ऐसे प्रॉक्सी तो यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि अमेरिका और इसराइल की अब नई पॉलिसी ये है कि हमने खुद जंगों में हिस्सा नहीं लेना, अब हमने खुदा न खास्ता मुसलमानों के ज़रिए जो है वो ख़त्म करना है। तो ये बहुत ही भयानक पॉलिसी है इसराइल और अमेरिका की, लेकिन अब उसके ऊपर जो है इसराइल और अमेरिका ने अपने जो अमल दमल है वो शुरू कर दिया हुआ है। और इस वजह से मुसलमान हुक्मरानों को चाहिए कि वो थोड़ी सी अपनी अकल का मुजाहरा करें, अपनी अकल इस्तेमाल करें, अपने अकल और समझदारी का मुजाहरा करें, और दुश्मन के इरादों को पहचानें, दुश्मन की चालों को समझें, और दुश्मन को ना सिर्फ उनको सारों को समझें बल्कि उनसे मोहतात रहें, उनसे हर वक्त चौकन्ना रहें, और अपने मुल्क की सलामती और बका को ख़ुद यकीनी बनाएं और किसी दूसरे के ट्रैप में मत आएँ। तो इन्हीं दुआओं के साथ अपना पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तान को अपना करम करे, फजल करे, हम करें। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने राय का ज़रूर कीजिए। और हम अपने दुआ में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।